गुड मॉर्निंग दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और हम लगातार सीरीज़ को नए आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा 13वें क्रम का सीरीज़ है जो कि टेस्ट तिहार के रूप में आपके सामने है। और हमने 140 क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। हमारा इस सीरीज़ का 141 क्वेश्चन है और अभी तक आपने वीडियो बाकी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरा प्लीज़ छोड़ दीजिए ताकि मैं आपका सजेशन देख पाऊँ और किस प्रकार से कोई इम्प्रूवमेंट हो तो उसको मैं कर पाऊँ। यह क्वेश्चन आपको टास्किंग भी मिला था कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने बहुत सारे लोगों का आंसर भी देखा, काफ़ी सारे लोग करेक्ट हैं और मैक्सिमम लोग इनका आंसर करेक्ट दिया है। आइए आज इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया। आपको पता है कि जब छत्तीसगढ़ और भारत अंग्रेज के अधीन थे, उसके गुलामी कर रहे थे, मतलब गुलामी में बंधे हुए थे, तब बहुत सारे नेता छत्तीसगढ़ में विजिट किए जिसमें महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऐसे कई सारे नेता जो राष्ट्रीय नेता आए थे। तो इसमें से एक नेता जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो रायपुर में जो शिक्षकों का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने आए थे। तो इसका आंसर हमारा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, ध्यान देंगे। और महाकौशल जो सम्मेलन हुआ था उसमें कौन आने वाले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नहीं आ पाए थे। ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आने वाले समय में हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हमें मिले, निर्वाचित हुए। 142 नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकार भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का क्या नाम है? बताइए। नागपुर में जो ब्रिटिश सरकार चलती थी वहां जाकर के तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था। तो वो समय बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताओ? 1942, इस समय की बात हो रही है। तो काफ़ी युवा नेता थे और वो एक बड़े व्यक्ति के बेटे थे। बट बड़े व्यक्ति के बेटे मतलब ठाकुर प्यारे लाल सिंह, सहकारिता पुरुष, इसके पुत्र भी थे। इसके पुत्र कौन है? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इन्होंने जो है तिरंगा फहरा दिया था। ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के युवक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा नागपुर के शासकीय भवन में तिरंगा झंडा फहरा दिया गया, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र थे। ये विधि अध्ययन के लिए हेतु नागपुर गए हुए थे। विधि अध्ययन मतलब कौन सा? लॉ की पढ़ाई के लिए नागपुर गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन 143 है। ये देखिए, इतने सारे एग्जाम में आए हुए हैं। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बताता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। CGPSC के अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, तो हमारे कोई भी और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। गंगवंशी अनंत वर्मन चोडगंग, गंगवंशी एक शासक था जिसका नाम था अनंत वर्मन चोडगंग, को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? याद करो याद करो। वैसे कलचुरी बहुत सारे हुए, है ना, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव, जैसे याद कर करके आप लोग का दिमाग भर गया होगा। लेकिन चलो मैं बताता हूँ। अनंत वर्मन चोडगंग को हराने वाला जो प्रतापी शासक था, जिसने कोसलाधिपति का भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, उसका नाम था रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ने ही अनंत वर्मन चोडगंग को हराया। रत्नदेव द्वितीय के बारे में और खास चीज मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कलचुरी नहीं, है वंश, जो कि त्रिपुरी वाला था, है ना, त्रिपुरी वाला था, उसका राजा गया कर्ण को भी हराया था। बंगाल के गोंड राजा को भी हराया था। बंगाल के गोंड राजा, इनको भी इन्होंने हराया था रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय किसका बेटा है पता है आप लोग को? जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम का बेटा था ये। शानदार। पता है ना, जाजल्यदेव जो है त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो दोबारा कलचुरी में जाओ और जाजल्यदेव प्रथम को। जाजल्यदेव प्रथम ने त्रिपुरी वाला जो कलचुरी था, है ना, उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो इन्होंने भी, उसके बेटे रत्नदेव द्वितीय ने भी बोला कि मैं भी नहीं अधीनता स्वीकार करूंगा, मैं भी नहीं स्वीकार करूंगा, मेरे पिताजी ऐसे थे, मैं भी ऐसा हूँगा। इसीलिए क्या हुआ, गया कर्ण आया था वो करने, युद्ध करने, तो गया कर्ण को भी हरा दिया और अनंत वर्मन चोडगंग को तो हराया ही हराया है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बार। कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय ने ओडिशा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोडगंग को सिवरी नारायण, कहा स्थान ध्यान रखो, सिवरी नारायण
चांपा के समीप हराया था। ठीक है, सूर्य नारायण में एक नदी बहती है, बताओ कौन सी नदी बहती है? चलो चलो चलो, शिवनाथ या महानदी या संगम, बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर का, ऑप्शन भूल जाओ आप लोग, आंसर बताओ बस। सूबेदार श्री लगा दिया है। विट्ठल दिनकर का कार्यकाल क्या था? विट्ठल राव दिनकर, इसका पूरा नाम था विट्ठल राव दिनकर। देखो सूबेदार बोल रहा हूँ, आप लोग को ध्यान होना चाहिए। जैसे ही वेंको जी शासन में आए, बिंबा जी के बाद, आनंदी बाई के बाद, तो उनको क्या है, उन्होंने नागपुर में रह के, शहर में रह के, गाँव में शासन करने के लिए किनको भेजा? सूबेदार। गाँव मतलब हमारा छत्तीसगढ़, उस समय गाँव था ना, जंगल था ना, तो सूबेदार लोगों को नियुक्त किया। कितने सूबेदार लोगों को नियुक्त किया भाइयों, बताओ? लगभग 8 से 10। 8 से 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे लोग, तो उनका काउंट नहीं होता है। तो प्रथम जो था वो कौन था? महिपत राव दिनकर था। उसके बाद बना कौन? विट्ठल राव दिनकर। तो इनका कार्यकाल बताओ। कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बारे में फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इनका जो कार्यकाल था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 1790 से लेके 96 तक था। 1790 से लेके 96 तक था। ठीक है, इसके बारे में और क्या बताऊं मैं आप लोगों को? बताओ अंतिम सूबेदार कौन था, चलो बताओ अंतिम सूबेदार कौन था? कमेंट बॉक्स में बताओगे या मैं बता दूं? बताओ, चलिए बता देता हूँ। यादव राव दिवाकर, यादव राव दिवाकर, ये अंतिम सूबेदार थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 1818 के बाद अंग्रेज लोग आ गए। 1818 से 1830 तक अंग्रेज लोगों ने शासन किया। सूबेदार विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल 1790 से 96 तक था। इन्होंने अपने शासनकाल में एक खास बात होता, छत्तीसगढ़ कलचुरियों ने कितने भागों में बांटा था? 36 गढ़ों में। 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उस पार और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के इस पार। लेकिन इन्होंने ही बाद में 27 परगना में विभाजित किया। इसके बारे में फैक्ट जान लो, 27 परगना में विभाजित किया। ठीक है, अगला हमारे 145 नंबर क्वेश्चन है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, बताएंगे कौन सा कलर अच्छा लगता है आप लोग को। 145 नंबर का है दमऊ दरहा नाला। दमऊ दरहा नाला या फिर नदी बोल लीजिए। नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है, दमऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह किस स्थान के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। देखो कौन से वंश का राजा था वरदत्त श्री? पहले बात तो ये वो जा रही है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का राजा था राजा कुमार वरदत्त श्री। इन्होंने 1000 गायें दान में दी थी अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, उम्र एज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था, इसके बारे में फैक्ट ये बताइए। ये जो हुआ था शक्ति, एक जिला है जांजगीर चांपा के पास है, जिसका एक गांव है गुंजी ग्राम, यहाँ से प्राप्त हुआ था गुंजी ग्राम। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुंजी शिलालेख सातवाहन वंशियों से संबंधित है, जो कि राजा वरदत्त श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख में यह उल्लेखित है कि वरदत्त श्री द्वारा अपनी आयु वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी थी। समझ गए? आयु वृद्धि या उम्र में वृद्धि के लिए 1000 गायें ब्राह्मणों को दिए थे। कौन दिए थे? राजा वरदत्त श्री। कहाँ से पता चलता है? गुंजी शिलालेख से। क्लियर है? मुझे बताओ महाभारत कालीन में गुंजी का क्या महत्व है? गुंजी जो जगह है उसका क्या महत्व है बताइए महाभारत कालीन। दूसरा 146, ये महाभारत के अलावा जैनियों का भी गुंजी से महत्व है ना, जैनियों का भी ध्यान रखेंगे, आपको बताना है। 146 नंबर क्वेश्चन अगला, 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्नलिखित में से किन किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे तब अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे थे, उसी प्रकार से बिलासपुर में भी हो रहा था। तो यहाँ से बहुत सारे नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो बिलासपुर से गिरफ्तार होने वाले नेताओं का वो देखिए, आपको आंसर बताना है। देखिए 3 ऑप्शन है ना, अगर कोई एक ऑप्शन जानते हो जो गिरफ्तार नहीं हुए थे बिलासपुर से, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। मुझे जहाँ तक याद है, मतलब मैं तो आंसर बताऊंगा ही, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। कुंज बिहारी अग्निहोत्री जो है महात्मा गांधी लोगों के साथ नागपुर गए थे।
भाग लेने के लिए, है ना, रविशंकर शुक्ल लोगों के साथ। तो इनकी गिरफ्तारी उधर ही हो गई थी, नागपुर तरफ ही हो गई थी, जो रेलवे स्टेशन है। बाकी बचे तीन, ए सी डी, इन लोगों को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया होगा, ऐसा मैं अगर रहता स्टूडेंट तो ऐसा सोचता, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी इधर हो गई थी। तो ए सी डी ऑप्शन देख लीजिए, ए सी डी किसमें, इसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी। तो आपका आंसर ए सी डी आना चाहिए। देखिए ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर में निम्नलिखित नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। अमर सिंह सहगल पहला नाम, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव दूसरा नाम, बिलासपुर के नेता ये भी, डॉक्टर रामचरण राय ये तीसरा नाम। तो तीनों की गिरफ्तारी जो है वो बिलासपुर से जिले हुई थी, अंग्रेजों ने किया था ताकि और आंदोलन को तेजी न दे दे, गति न देते। जबकि कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री को मलकानपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था और नागपुर जेल में बंद कर दिया गया था। मैंने ये कहा कि नागपुर में जब उन लोग भाग लेने गए थे और वापस आ रहे थे तब अंग्रेजों ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें रविशंकर शुक्ल भी थे, रायपुर के कुछ नेता थे, है ना, इस प्रकार से। तो मलकापुर स्टेशन से इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, किनकी, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। बाकी 3 बजे थे उनका बिलासपुर से हुआ। आज का हमारा 147 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानी थी? बताइए। है वंशी कलचुरी बोल रहे, ध्यान देना है, ओरिजिनल कलचुरी की बात हो रही है, कलचुरी बाद में बढ़ गए। तो इसमें से राजधानियां कौन कौन सी थी? देखो सभी राजाओं ने अपने अपने हिसाब से राजधानियां चेंज की। आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी राजधानियां थी। इसमें भी 3 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले बानवंशी शासक विक्रमादित्य को हरा करके ही कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में एंट्री ली थी, याद है ना। और ये बानवंशी शासक की राजधानी क्या थी बताओ? पाली। बानवंशी शासकों की राजधानी पाली थी। तो जब पाली ने आक्रमण किया और विक्रमादित्य को भगा दिया था कलचुरी के एक शासक ने, तो उसके बाद वापिस से उन लोग आ गए थे, वापिस आ गए थे, तो पाली फिर वैसे ही रह गया था। फिर दोबारा जब कलचुरी ने एक राजा थे उन्होंने हराया, उसके बाद अपनी राजधानी पाली को ना बना करके तुम्मान को बनाया था, तुम्मान को बनाया था, ठीक है। छुरी कोसगई को बनाया था, रतनपुर को रत्नदेव ने बनाया था, रायपुर को बनाया था, ये तीनों को बनाया था, तीनों को, है ना। छुरी कोसगई को भी बनाया था, 1-2 जगह को और बनाया था, लेकिन यहाँ पे अपने को देख, लेकिन पाली अकेला ऐसा जगह था जो कि कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। अब सी किस में नहीं है यार, एलिमिनेट कर लो भाई। देखो सी किस में नहीं है, तो सी इसमें है, ये खत्म हो जाएगा, इसमें है, ये खत्म हो जाएगा, इसमें अकेला ऑप्शन डी बचता है, अकेला ऑप्शन डी बचता है जिसमें सी नहीं है। सी इसलिए नहीं है क्योंकि सी राजधानी ही नहीं थी। तो इस प्रकार से अपना आंसर आप लोग निकाल सकते हो, ए बी डी इज करेक्ट, ए बी डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए और आंसर नॉट डी। छत्तीसगढ़ में है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानियां हैं, क्या क्या है? और देखो मैं अपने नॉलेज के अलावा, मेरी एक नॉलेज की सीमा है, ठीक है, मेरी जानकारी की एक सीमा है, लेकिन मैं लिख के इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मिले और एग्ज़ाम में हेल्प हो। उद्देश्य कि ये नहीं है कि किसी के नॉलेज को ज़्यादा बताना या अच्छा या बुरा, ठीक है। बात इसलिए मैं सेकंड पेज में हमेशा एक्सप्लेनेशन रखता हूँ। पहला है तुम्मान, फिर रतनपुर, छुरी कोसगई, खल्लारी, रायपुर, ये कुल मिला के 5 राजधानियाँ थी। इसके अलावा और कोई राजधानी आप लोग को याद आ रहा होगा तो बताना, है ना। चलिए, रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर की स्थापना की, आप सभी को पता है। कहाँ से वो किया था? तुम्मान से रतनपुर लाया था, तुम्मान पहले था, उसका बाद रतनपुर लाया। उसका छुरी कोसगई को किसने किया था? भारतेंद्र शाह ने किया था, क्या है ना। रतनपुर में अनेक तालाबों का निर्माण होने से इन तालाबों की नगरी को इन्हें तालाबों की नगरी कहा जाने लगा। धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण रतनपुर को और क्या बोलते थे? कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। और अब मुझे तो रतनपुर का पुराना नाम क्या था? रतनपुर का पुराना नाम क्या था? और खल्लारी वगैरह और शासकों के लेके गए थे, रायपुर भी शासकों ने लेके गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारी राजधानियां थी। 148 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, परगना पद्धति
कौन लाया था बताओ? मराठों ने लाया था। के अंतर्गत छत्तीसगढ़, देखो कलचुरियों ने गढ़ पद्धति लाई थी, थोड़ा ध्यान ध्यान सुनो तो। कलचुरियों ने गढ़ पद्धति लाई थी और मराठों ने क्या पद्धति लाई थी? परगना। इसके बाद अंग्रेज आए क्या? अंग्रेजों ने क्या पद्धति लाई थी बताओ? तहसीलदार, तहसीलदारी। मराठों ने परगना के अलावा परगना के ही जो अधिकारी है उसको कमाविजदार, सूबेदार इस तरीके से हुए, लेकिन मैं इसको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया। किस में विभाजित किया गया? परगनों में। जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आंसर बताना है। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आंसर के ऑप्शन को देखना चाहिए। अभी आपको देखो, छत्तीसगढ़ एक सूबा के रूप में शासित हुआ है मराठा काल के समय में, एक काल था। इसी सूबा के समय परगना का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ सूबा हो गया और परगना जो पहले 18 गढ़ थे उसको 27 परगनों में बांटा था। कौन बांटा था? एक सूबेदार का नाम बताओ चलो। विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर ने 27 परगनों में विभाजित किया था। तो आपको बताना है भाई, परगना के अधिकारी, किसका अधिकारी बताना है? परगना के अधिकारी। परगना का अधिकारी होता था कमाविजदार और सूबा का अधिकारी होता था सूबेदार। ठीक है, क्लियर है? परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था कमाविजदार, सबको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। लेकिन उससे बड़ा कौन था? सूबेदार, सूबेदार था। ठीक है, और उसके बाद गांव में और कौन काम करते थे? गौटिया। गांव में कौन काम करते थे? गौटिया। ठीक है, और फडणवीस कौन था? चलो बताओ तो। अरे भाई वही देवेंद्र फडणवीस साला, ये हिसाब किताब रखता था, हिसाब किताब रखता था, वसूली करता था। वसूली मतलब राजस्व वसूली करता था। तो सूबा का अधिकारी बोलेगा तो सूबेदार अपना ऑप्शन आएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन अपना प्रांत का जो अधिकारी पूछा है उसका सूबेदार आएगा। और कमाविजदार किसका अधिकारी होता था? परगना का। चलो एक्सप्लेनेशन देख लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। परगना पद्धति के अंतर्गत प्रांत अधिकारी सूबेदार होता था। प्रांत मतलब सूबा। सूबे का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार ही होता था, जो भोसला शासकों द्वारा नियुक्त किया जाता था। इनको क्या क्या अधिकार मिले थे? नागरिक, सैनिक, वित्तीय, दीवानी, फौजदारी, ये सभी के प्रमुख होते थे। ठीक है, सूबेदार। उसके अलावा फडणवीस के बारे में जान लो। फडणवीस से पहले कमाविजदार के बारे में जानो। कमाविजदार क्या है? उसके नीचे वाला अधिकारी है। परगना का सर्वोच्च अधिकारी या परगना में नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करता था। कहाँ करता था? परगना में। ठीक है, अब उससे बाद अगला आ जाओ फडणवीस। फडणवीस नामक पदाधिकारी सूबा और परगना दोनों स्थानों में नियुक्त होते थे, जो आय और व्यय का हिसाब रखते थे। ये समझ लो कि फडणवीस सभी जगह होते थे, सभी जगह मतलब परगना में भी होता था और सूबा में भी होता था, लेकिन वो आय व्यय की जानकारी रखते। क्लर्क समझ लो ना यार, ये क्लर्क था ऑफिस का। ठीक है, पटेल कौन होता था? ग्राम स्तर पर पदाधिकारी जो लगान के निर्धारण या वसूली में सहायता करते थे। पटेल जो है लगान वसूली में सहायता करते थे, लेकिन गौटिया जो होते थे वो मुखिया होते थे गांव के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए 149। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किन रियासतों और जमींदारियों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह हुए? फिर से समझो, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किन रियासतों और जमींदारियों में, रियासत और जमींदारी आपको बताना है, स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-1939 में जो जंगल सत्याग्रह हुए थे, 1938 और 39 के जो जंगल सत्याग्रह, वो स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान मतलब इनके नेतृत्व में इन जमींदारियों के खिलाफ आंदोलन हुए। तो आपको बताना है, एक तो छुई खदान है, पहला ऑप्शन छुई खदान। ठीक है, छुई खदान में ये चीज़ हुआ था 1938-39 में। और दूसरा राजनांदगांव का बदरा टोला है, राजनांदगांव का बदरा टोला है। ठीक है, राजनांदगांव का बदरा टोला। ए और सी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। देख लेते इसका आंसर। वर्ष 1938-39 में जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित स्थानों में हुए थे। छुई खदान 1938 में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता समारू बरई थी। स्टेट कांग्रेस कमेटी तो था ही था। ठीक है, दूसरा है बदरा टोला, राजनांदगांव वाला 1939 में होता। रामाधीन गोड़, भाई इसके नेता का नाम भी जानो। समारू बरई कौन हुई? समारू बरई छुई खदान वाली हुई। ठीक है, सब ये शायद पुरुष ही है, मैं माप की जगह में महिला बोल डाला हूँ, पुरुष है। बदरा टोला जो है रामाधीन गोड़, रामाधीन गोड़। और राजनांदगांव के पास एक छुरिया है जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ता है, उसके नेतृत्व करता कौन है?
विद्या प्रसाद यादव। उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? विद्या प्रसाद यादव, 1939 में। ठीक है, इस प्रकार से 3 ये हुए हैं, है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक और देखिए, नगरी सियावा जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था जो असहयोग आंदोलन के दौरान चला था। असहयोग आंदोलन मतलब 1920 के समय, उस समय जंगल सत्याग्रह हुए थे। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आप लोग को बता सकते हो क्या? बताओ तो कमेंट बॉक्स में लिखो। आप लोग अलाली करते हो यार, जब पढ़ा अच्छा रहा हूँ, काम आ रही चीज़ें, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट बॉक्स में आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस थी, वो जब चुनाव वगैरह लड़ी थी तो कुछ कुछ जगह नगर पालिकाओं में उनकी सरकार बन गई थी, जिसमें से बिलासपुर भी है, रायपुर भी है। तो बिलासपुर नगर पालिका वाले लोग जो है, वो अपने कर्मचारियों को जो नगर पालिका में काम करते थे, सबके लिए खादी जरूरी कर दिया गया था। खादी इसलिए जरूरी कर दिया गया था क्योंकि आंदोलन को तेजी दिया जा सके, गति दिया जा सके, मोमेंटम बनाया जा सके, वाइब्रेशन लाया जा सके, तो ये कारण थे। अब इसको जो है खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो अब बताना कौन से वाले में, बताओ भाई बताओ। ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में कर दिया गया था, बिलासपुर में कर दिया गया था। रायपुर की भी एक कहानी बताता हूँ आप लोग को, फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया था। बिलासपुर नगर पालिका, देखो स्कूल वगैरह ना नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप लोग को पता है गांव के जो स्कूल है वो जिला पंचायत के अंतर्गत आता है दोस्तों। गांव के जो स्कूल है वो जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, और शहर के जो स्कूल है वो नगर पालिका या नगर निगम के अंतर्गत आता है। पहले बिलासपुर रायपुर नगर पालिका हुआ करता था, अब नगर निगम हो चुका है ना। तो अपने अपने उसका मेयर का नाम बताओ यार। रायपुर वाले रायपुर के मेयर का नाम बताओ, कौन है अभी वर्तमान में मेयर, महापौर। और बिलासपुर वाले बताओ बिलासपुर में मेयर कौन है। मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। दूसरा, रायपुर में मैंने बताया कि स्कूलों में जो स्कूली बच्चे थे ना, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, करेक्ट है। वहीं रायपुर नगर पालिका में प्रस्ताव पारित कर नगर पालिका के स्कूली बच्चों को, ठीक है, के लिए खादी की पोशाक अनिवार्य कर दी गई थी। किसकी पोशाक? खादी की। असहयोग आंदोलन के दौरान ही शासकीय सेवा परित्याग के क्रम में ऑनररी एडिशनल है ना, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो बहुत सारे अलग अलग इवेंट हुए, अलग अलग आंदोलन हुए, अलग अलग रूपों में हुए, महिलाएं भाग ली। कोई रावण भाटा में खादी वस्त्र बेच रहा है, तो कोई कहीं झंडा लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, इस प्रकार से चीज़ें हुई थी। तो इसी क्रम में ऑनररी मजिस्ट्रेट, ऑनररी मजिस्ट्रेट मतलब जो न्यायाधीश होते हैं, काजी होते हैं, के पद त्याग कर दिया था। कौन किया था? काजी शमशेर खान और बद्दी प्रसाद ने। तो काजी शमशेर खान जो है वो ऑनररी मजिस्ट्रेट, और बद्दी प्रसाद जो ऑनररी मजिस्ट्रेट का पद त्याग कर दिए थे। इस प्रकार से हमारा 1920 में आंदोलन को तेजी गति मिली थी, असहयोग आंदोलन के समय। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हम आज जो है 150 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आने वाले टाइम में मतलब कल रोज सुबह जैसे आप देखते हैं 151 क्वेश्चन से चालू करेंगे, 160 तक पहुंचेंगे। डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस 10 क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे जो कि 20-30 क्वेश्चन का आपका तैयार कर देगा, पेपर में इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।